हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेके आया हूँ। इससे पहले हम केवल टॉपिक्स पढ़ते थे और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता था। इस बार जो है मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी टॉपिक कराऊँगा, जैसे फाइनेंस कमीशन कराया, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको फाइनेंस कमीशन के टॉपिक के लास्ट में दिया जाएगा। उसी तरह जितने भी टॉपिक होंगे, पांचों टॉपिक पर दो दो या तीन तीन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। तो आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिसमें फाइनेंस कमीशन, मैडम मेफी, रामसर साइट, असम साहित्य सभा, चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडिया में 5 न्यू वेटलैंड्स ऐड हुए हैं। तो अभी जो हमारे पास एट प्रेजेंट रामसर साइट की संख्या है, अभी बढ़ के 80 हो गई है। तो आइए देखते हैं रामसर साइट क्या होता है और इनके क्या सिग्निफिकेंस है। जो रामसर साइट्स है, इसे एक ट्रीटी के द्वारा यानी एग्रीमेंट के द्वारा 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान नामक एक जगह में इसको ट्रीटी साइन किया गया था। इसको जो है 175 कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है, इंक्लूडिंग आवर इंडिया। हमारे इंडिया ने इसे 1982 में हमारे इंडिया ने इसे 1982 में सेलेक्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, सॉरी। सो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 2 फरवरी को। तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार 2018 के अनुसार अभी तक 2331 रामसर साइट वर्ल्ड वाइड हैं, जो कि कवर करते हैं 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। सबसे अधिक रामसर साइट जिस कंट्रीज़ के पास है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके और मैक्सिको। साथ ही साथ बोलोविया जो है लार्जेस्ट एरिया, यानी कि देखिए, दो ज़्यादा रहने वाले देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम एंड मैक्सिको, और ज़्यादा एरिया कवर करने वाला जो अकेला कंट्री है दैट इज़ बोलिविया, जहाँ पर आप देख सकते हैं 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वेटलैंड्स फैले हुए हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 80 रामसर साइट है, 80 रामसर साइट्स हैं। जो 5 न्यूली रामसर साइट फरवरी 2024 में ऐड हो रहे हैं, जिन्हें इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को दृष्टि में रखते हुए ऐड किया गया, उनका लिस्ट यहाँ पर है। सो अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद अघना शिनी स्ट्यूरी, जो कि कर्नाटका में है। मंगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी कर्नाटका में है। करावई वेटी बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि तमिलनाडु में है। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के ही ये 5 रामसर साइट है, जो कि 2024 में ऐड किए गए हैं। तो इसी के साथ हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 80 रामसर साइट हैं। तो रामसर साइट से क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल के लिए भी रामसर साइट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो क्वेश्चंस, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया, वेरी इजी है। उसके बाद विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, और विच रामसर साइट इज़ इन असम, ये मैंने बताया नहीं है, मैं आप गूगल कर लीजिएगा, या फिर अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि असम में कौन सा रामसर साइट है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्सटीन्थ फाइनेंस कमीशन यानी 16वां वित्तीय आयोग, और इसका क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले फिजिकल जो हमारा फेडरलिज्म है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो राजकोषीय संघवाद है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 280। ये आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है, और भारतीय संविधान को बनाने में ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन है, जो इसका फाइनेंशियल रिलेशन है, ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही निर्धारित होता है। साथ ही साथ जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, टैक्स रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है, ये फाइनेंस कमीशन ही निर्धारित करता है। तो फाइनेंस कमीशन में जो चेयरमैन होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि भारत के प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट है। साथ ही साथ जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, उनका पब्लिक अफेयर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, फिजिकल मैनेजमेंट, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गिरफ्त होता है। तो उन क्षेत्रों से उन लोगों को चुना जाता है जो वित्तीय विभाग में एक्सपर्ट हैं। आर्टिकल 280 और फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शंस है उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 280 में मैंडेट्स किया गया है फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है और इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इसका जो मुख्य दायित्व है, वो है टू इवेलुएट, रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसेस्ड ऑफ द टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इवेलुएट करना, रिकमेंड करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स, जो टैक्सेस होते हैं उनको सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको निर्धारित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो अभी तक जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है हमारे भारत में, दैट इज़ 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2020 में गठन किया गया था, 2020 से लेकर 26 तक। तो इसको चेयर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जो चेयरमैन हैं वो NK सिंह हैं। ये 15th फाइनेंस कमीशन है हमारे इंडिया के। तो अभी तक जो टैक्स शेयरिंग है, ये 41% शेयर जो है ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस फॉर द स्टेट को दिए जाते हैं, एंड इट मार्क ए स्लाइट डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस कमीशंस रिकमेंडेशन। तो ये थोड़ा सा कम है, जो प्रीवियस कमीशंस जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था उससे कम है, कंसिडरिंग द न्यू यूनियन टेरिटरीज। और साथ ही साथ इनमें जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनको भी भाग दिया जाता है। अब जो 16th फाइनेंस कमीशन बनने जा रहा है, जो कि 26-27 में कवर अप होगा, तो 16th फाइनेंस कमीशन में ये रिकमेंड किया जाएगा बजट, यानी कि आने वाले 5 सालों में जो चैलेंजेस है, जो रेसेसिंग, टैक्सिंग, शेयरिंग प्रिंसिपल्स होंगे, उसको निर्धारित किया जाएगा। उससे अब देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यानी कि यहाँ का जो फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं टैक्स शेयरिंग पर आकर थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए अब गवर्नमेंट क्या अप्रोच लेती है और ये बजट किस तरह तैयार किया जाएगा, इस पर देखने योग्य होगा। GST इफेक्ट्स तो आप जानते ही हैं, जितने भी सारे टैक्सेस थे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबको ख़त्म करके GST का रूल लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो GST जो है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशंस यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो शेयरिंग होता है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, रीइवैल्यूएट करने के लिए फिजिकल रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, GST आने के बाद सारे टैक्सेस एक साथ हो गए, और जहाँ टैक्सेस एक साथ हुए तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो
डिफरेंस पहले था, जो पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे डिफरेंस थे, कुछ परसेंटेज सेंट्रल और कुछ परसेंट स्टेट को मिलता था, लेकिन वो अब जीएसटी के द्वारा जब इसे मोटा मोटा कर दिया गया तो इसे थोड़ा सा जो लॉसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट को झेलना पड़ा। इसके लिए विवाद भी हुआ था बहुत। तो आशा की जा रही है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन होगा ये जो डिफरेंसेस है वो कम करेगा। 16th फाइनेंस कमीशन री एग्जामाइन करेगा जो यूनियन पब्लिक सर्विसेज जो यूनिक फिजिकल कैपेसिटीज़ है डिफरेंट स्टेट्स की, यानी कि हर स्टेट का जो नीड्स है वो अलग अलग है। कुछ स्टेट जो है खुद ही इतने धनी स्टेट हैं कि उनका जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर द वेरी रिचेस्ट स्टेट्स। बट कुछ कुछ स्टेट्स बहुत ही पुअर हैं, अभी भी इनका जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उतना बैलेंस नहीं है, तो उनको ज़्यादा ऑफकोर्स उनको ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन देने का तो तरीका एक ही है, तो जिसके कारण कुछ समस्याएं देखी जाती हैं। तो देखिए ये जो फाइनेंस कमीशन है उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो पहला है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन वाज फॉर्म्ड। तो किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है, इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हु चेयर 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसको कौन चेयर कर रहे थे, चेयरमैन कौन थे उसके। और थर्ड जो क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन देता है। तो ये तीनों का जो आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। मेडाम में फ़ी, तो मेडाम में फ़ी जो है क्या है, तो मेडम में फ़ी एक सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि होल अहोम कम्युनिटी के द्वारा ऑब्ज़र्व किया जाता है, मनाया जाता है, जिसे हर साल 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक वर्शिप फेस्टिवल है जो कि हर साल इन द मेमोरी ऑफ डिपार्टेड एट द सम कॉमन वेन्यू। तो जो भी अहोम के जो वीर एंसेस्ट्रल थे उनके याद में उनकी जो समाधियाँ है वहाँ पर इसे ये किया जाता है। दिस फेस्टिवल शो द रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड एंसेस्टर्स। तो जो अहोम जाति के जो एंसेस्टर्स थे, पूर्व पुरुष थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको दिखाने के लिए हर साल इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अहोम बिलीव्स, अहोम की मान्यता के अनुसार जो एंसेस्टर्स हैं यानी कि जो इनके पूर्व पुरुष है वो टर्न हो जाते हैं गॉड्स में, भगवान में, और उनका जो सोल है, उनका जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, आत्मा मरणशील नहीं है, अमरणशील है, तो वो ज्वाइन हो जाता है सुप्रीम बीइंग में। तो देखिए जो मेडम मेफी है इस पूरे वर्ड का एक मीनिंग है। सो मे स्टैंड फॉर ऑफरिंग्स, डाम और जो शब्द है उसका मतलब है एंसिस्टर, और फी शब्द का अर्थ है गॉड्स। तो पूरा मेडम मेफी का जो पूरा मीनिंग है ऑब्लेशंस ऑफर्ड टू द एंसेस्टर्स स्पिरिट, यानी जो एंसेस्टर्स की जो आत्माएं हैं उनको जो है रिस्पेक्ट, सम्मान प्रदान करना एज ए गॉड। सो मेडम मेफी अहोम लोगों के द्वारा मनाई जाने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। मेडम मेफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मेडम मेफी वॉज सेलिब्रेटेड इन विच डेट, किस डेट में मनाया जाता है। और 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मे इन द मेडम मेफी, मेडम मेफी में मे शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जवाब आप दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। असम साहित्य सभा का
एक स्पेशल अधिवेशन यानी कि स्पेशल सेशन जो है वो होने जा रहा है मोरीगांव में। तो आइए जानते हैं। असम साहित्य सभा का स्पेशल सेशन जो मोरीगांव में होने जा रहा है ये 11वां स्पेशल सेशन है। तो आप असम साहित्य सभा के बारे में जानते ही, हमारे असम का लार्जेस्ट लिटरेरी बॉडी है। हमारे असमिया साहित्य को जो डेवलप करने का जो दायित्व है असम साहित्य सभा के ऊपर है। और बोरापूजिया पोंचो राजा सामान्य क्षेत्र जो कि मोरीगांव में है, यहाँ पर यह अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये अधिवेशन स्पेशल क्यों है? क्योंकि असम साहित्य सभा के जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जब प्रेसिडेंटशिप लिया था, जब वो प्रेसिडेंट बने थे इन द ईयर ऑफ 1924, तो इस साल जो है वो 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब उनका अभी तो वो नहीं है, लेकिन 1924 से लेके अभी 2024 यानी 100 साल का समय पूरा हो चुका है जब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो इसी स्पेशल डे को इन महान व्यक्ति लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के याद में, उनके इस मेजर कंट्रीब्यूशन को, आपको तो पता ही है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का क्या कंट्रीब्यूशन है असमिया साहित्य में। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें, हास्य, साथ ही साथ इतनी अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं। असम का जो जातीय संगीत है वो मोरा पुनर्देश उन्होंने लिखा है। तो जो भी है इनका कंट्रीब्यूशन, उसी को दिखाने के लिए इनका ये स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जन्म हुआ था। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। वेयर वाज द 11th सभा साहित्य सभा एनुअल सेशन वाज हेल्ड? यहाँ साहित्य सभा की जगह असम साहित्य सभा होगा। असम साहित्य सभा का जो एनुअल सेशन है वो कहाँ पर हुआ है? और 2 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी प्रेसिडेंट कब बने थे असम साहित्य सभा के, किस ईयर में बने थे? यू कैन कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा है वो 321 से लेके 298 बीसी तक रहा है। तो पहले रूलर थे जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही वाज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र विच इज़ द बिगेस्ट बुक ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। इनको जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, ग्रीक साहित्य में इनको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना गया है। चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर जो कि जनरल थे अलेक्जेंडर के, उनको हराया था 304 बीसी में। बाद में मेगास्थनीज को भेजा गया था जिन्होंने इंडिका नामक किताब लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द राइटर ऑफ द इंडिका? द आंसर विल बी मेगास्थनीज। हिज मदर वॉज मूरा, ए शूद्रा ओमेन ऑफ नंदास कोर्ट। तो नंदा जो डायनेस्टी को जिन्होंने उखाड़ फेंका, उसी कोर्ट में उनकी माँ जो थी एक शूद्रा ओमेन के रूप में काम करती थी, जिनका नाम था मूरा। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्ता के द्वारा लिखा गया है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इनिमीज के बारे में, साथ ही साथ उनका जो मैकेनिज़्म था उसके बारे में मेंशन किया गया है। इनके जो 6 विंग्स थे आर्म फोर्सेस के, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। बाद में इन्होंने जैनिज़्म अडॉप्ट कर लिया था और चले गए थे सर्वंग बेलगोला जो कि भद्राबाहु में अवस्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ से रिलेटेड जो मैंने ये बातें बताई आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन हिट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम क्या था? और मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखा था? अपना कमेंट सेक्शन में आंसर आप ज़रूर बताइए।